कहानी की शुरुआत कैरल नाम की एक डॉक्टर को दिखाते हुए होती है, जो एक सुपरमार्केट में लगातार नींद की गोलियां ढूंढ रही थी। उस जगह का तो सारा सामान पूरी तरीके से बिखरा पड़ा होता है। साथ ही साथ डॉक्टर कैरल के चेहरे पर काफी ज्यादा डर मौजूद था, जो सच में किसी बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज का हो सकता है। वहीं डॉक्टर कैरल देखती है कि दरवाजे को कोई लगातार खोलने की कोशिश कर रहा है, और अब इसके बाद सीन तुरंत ही ब्लैंक हो जाता है। अब हमें कुछ महीनों पहले का समय दिखाया जा रहा था, जहां पर एक स्पेसक्राफ्ट जो अंतरिक्ष से अपना मिशन करके अर्थ पर वापस आ रहा था, उसके अंदर कुछ टेक्निकल खराबी आने की वजह से वो डायरेक्टली अर्थ पर क्रैश हो जाता है। स्पेसक्राफ्ट के मलबे डिस्ट्रॉय होकर अर्थ के अलग अलग जगहों पर बिखर गए थे। इसीलिए अब नासा के वैज्ञानिक उन सारी जगहों पर पाबंदी लगा देते हैं, ताकि वो सब जल्द से जल्द स्पेसक्राफ्ट के टुकड़ों पर जाकर रिसर्च कर सकें। वैज्ञानिकों ने जब अपना रिसर्च स्टार्ट किया, तब उन्हें क्रैश हुए स्पेसक्राफ्ट के टुकड़ों पर अजीब तरीके के सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं। ये जीव इतने ज्यादा एडवांस थे कि ये ठंड से ठंड और गर्म से गर्म जगहों पर आसानी से जिंदा रह सकते थे। पर आखिरकार ये सूक्ष्म जीव आए कहां से और इनका साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इसके बारे में नासा के वैज्ञानिक इंफॉर्मेशन निकालने लगे थे। अब हमें डेकर नाम की एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जा रहा था, जो स्पेसशिप के क्रैश लैंडिंग के ऊपर अपनी इन्वेस्टिगेशन करता रहता है। चारों तरफ ये खबर फैलने की वजह से मीडिया वाले काफी ज्यादा एक्टिव हो गए थे, क्योंकि सभी मीडिया चैनल वालों को तड़कती भड़कती न्यूज चाहिए थी। अब कुछ ही देर में डेकर के पास एक लड़की आती है, जिसके हाथ में उसी स्पेसक्राफ्ट का एक टुकड़ा मौजूद था। उस लड़की ने तो बिना कुछ सोचे समझे डेकर को वो टुकड़ा दे दिया, जिसे छूते ही टुकड़ों के ऊपर मौजूद सूक्ष्म जीव डेकर के हाथ पर काट लेते हैं। डेकर तो इन सारी चीजों को एकदम से नॉर्मली ले रहा था, पर जब वो अपने घर पर आके फ्रेश होके सो जाता है, तभी अचानक आधी रात को डेकर की पूरी बॉडी में चेंजेस आने लगे थे। उसके बॉडी की चमड़ी काफी ज्यादा अजीब तरीके की हो जाती है, मानो कि वो कोई एक खतरनाक एलियन बनता जा रहा हो। पर सुबह होते ही डेकर एकदम से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात ये थी कि डेकर के चेहरे पर जरा भी एक्सप्रेशंस ही नहीं थे। डेकर अपनी एक्स वाइफ डॉक्टर कैरल को कॉल लगाकर ये कहता है कि उसे जल्द से जल्द अपने बेटे से मिलना है। डॉक्टर कैरल तो अपने एक्स हस्बैंड डेकर को कह रही थी कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कोर्ट ने डिसीजन लिया है कि हमारा बेटा सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रहेगा। अब यहाँ पर डॉक्टर कैरल अपने क्लिनिक में जाने के लिए निकल पड़ती है। डॉक्टर कैरल अपने एक दोस्त बेन के साथ कार में मौजूद थी। वो बेन को डेकर के बारे में सारी बातें बताती हैं कि कैसे वो मेरे बेटे को अपने पास रखने के लिए बुला रहा था। बेन कहता है कि ये तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि वो भी उसका फादर है और उसका भी हक बनता है अपने बेटे पर। इसीलिए बेन की बातों को समझने के बाद डॉक्टर कैरल अपने बेटे को डेकर के पास कुछ दिनों के लिए रहने के लिए छोड़कर चली जाती है। डेकर के चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। डॉक्टर कैरल तो बिना कुछ सोचे समझे अपने बेटे को वहीं पर छोड़कर कुछ दिनों के लिए चली गई थी। कैरल का बेटा, जिसका नाम टाइसन होता है, उसने ये नोटिस कर लिया था कि उसके फादर के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, मानो कि डेकर पूरी तरीके से एक रोबोट बन चुका है। अब हमें दूसरी तरफ डॉक्टर कैरल को दिखाया जा रहा था, जो अपने घर पर मौजूद थी। तभी अचानक उसके घर के दरवाजे पर एक गवर्नमेंट एजेंट आ जाता है, जिसे डॉक्टर कैरल से कुछ बातें करनी थी। डॉक्टर कैरल उस आदमी को थोड़ी देर तक वेट करने के लिए कहकर अंदर चली जाती है। तभी अचानक डॉक्टर कैरल ने देखा कि वो एम्प्लॉय दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए जल्द से जल्द भागकर दरवाजा बंद कर देती है। उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के भी चेहरे पर कोई इंप्रेशन नहीं था। ताज्जुब की बात ये होती है कि डॉक्टर कैरल कुछ ऐसे ही लोगों से और मिल चुकी थी, जिनके चेहरे पर कोई भी भावनाएं और एक्सप्रेशंस मौजूद ही नहीं थे। थोड़ी देर बाद ये सारी बातें भुलाकर डॉक्टर कैरल अपने क्लिनिक की तरफ निकल जाती हैं। लेकिन रास्ते में उसे कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे थे, जिनका चेहरा एकदम से एक्सप्रेशन लेस था। ना ही वो सब खुश थे और ना ही दुखी, जैसे कि वो सब कोई रोबोट बन चुके हों। सारे लोग एक ही डायरेक्शन में देखते ही जाते रहते हैं। इन्हीं सारी बातों के बारे में पता लगाने के लिए डॉक्टर कैरल इंटरनेट पर ये सर्च कर रही थी, और उसको लोगों को लेकर जो डाउट्स थे, उसे कई लाखों लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी पूछा था। लोगों के हिसाब से कुछ दिनों से उनके फैमिली मेंबर्स अजीब तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं। ना ही वो किसी से अच्छे से बात करते हैं और ना ही उनके दुख सुख में शामिल होते हैं, मानो उनकी जिंदगी में से खुशियों ने अलविदा कह दिया हो। अब ये सारे केसेस काफी बढ़ने की वजह से डॉक्टर कैरल बेन के साथ एक वैज्ञानिक के पास पहुंच जाती है। ये वैज्ञानिक भी कुछ ही दिनों से इन्हीं केसेस पर काम कर रहा था।
वो डॉक्टर कैरल और बैन को बताता है कि कुछ हफ्तों पहले जो स्पेसक्राफ्ट जमीन पर आकर क्रैश हुआ था उसके अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीव मौजूद थे और यही सूक्ष्म जीव हम लोगों के बॉडी में इंटर कर जा रहे थे और डीएनए से लेकर पूरा दिमाग पर कंट्रोल कर ले रहे थे और अब तो ये वायरस चारों तरफ काफी तेजी से फैलने लगा था। डॉक्टर कैरल को तो अपने बेटे टाइसन की काफी ज्यादा फिक्र होने लगी थी, इसीलिए वो डायरेक्टली डेकर के घर पर चली जाती है अपने बेटे को लेने के लिए। लेकिन वहाँ पर तो टाइसन मौजूद ही नहीं होता। डेकर के साथ तो सिर्फ उसके घर में कुछ अनजान लोग मौजूद थे जिनके चेहरों पर भी कोई एक्सप्रेशंस नहीं होते, यानी कि डेकर से लेकर सारे लोग वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। जब डॉक्टर कैरल को अपना बेटा टाइसन घर के अंदर नहीं मिलता तब वो डेकर से इसके बारे में पूछने लगी थी, लेकिन अब डेकर के साथ मौजूद सारे लोग डॉक्टर कैरल को घेर लेते हैं। डेकर अपनी एक्स वाइफ कैरल से कह रहा था कि तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, सिर्फ तुम्हें एक बार सोकर उठना है और सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। अब तो बात इतनी बढ़ गई थी कि डॉक्टर कैरल और डेकर के बीच हाथापाई होने लग जाती है। डेकर ने तो अचानक अपने मुंह से ग्रीन कलर का लिक्विड निकाला जो वो अपनी एक्स वाइफ डॉक्टर कैरल के मुंह पर फेंक देता है। हालांकि कैरल को इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर कार के अंदर बैठ के भागने लग जाती है। वो एक सुरक्षित जगह पर जाने के लिए काफी तेजी से गाड़ी चला रही थी। तभी थोड़ी ही दूर पर उसे काफी लोग एक रास्ते पर जमा हुए दिखाई देते हैं। डॉक्टर कैरल को देखने से ही पता चल रहा था कि ये सारे लोग वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, इसीलिए अब वो सारे इन्फेक्टेड लोग ही डॉक्टर कैरल का पीछा करने लग जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। कैरल तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाकर भागते जा रही थी। इन सब का मतलब ये होता है कि शहर के ज्यादा से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। अब डॉक्टर कैरल बचते हुए एक मेट्रो में आ जाती है। मेट्रो के अंदर भी जितने लोग मौजूद थे उनके चेहरे पर जरा भी एक्सप्रेशन नहीं होता, जिसकी वजह से डॉक्टर कैरल काफी ज्यादा घबराते हुए एक सीट पर बैठ जाती है। तभी एक आदमी ने डॉक्टर कैरल से कहा कि वो अपने चेहरे पर जरा भी एक्सप्रेशन ना लाए, क्योंकि इससे इन्फेक्टेड लोग तुम पर हमला कर सकते थे। जिसका मतलब ये होता है कि मेट्रो स्टेशन में मौजूद वो कुछ लोग इन्फेक्टेड नहीं होते, बल्कि वो सब तो इन्फेक्टेड होने का नाटक कर रहे थे। लेकिन उनका ये प्लान ज्यादा देर तक चलता ही नहीं, क्योंकि अब मेट्रो में भी इन्फेक्टेड लोगों का बहुत ही बड़ा ग्रुप आ जाता है, जिन्हें देखकर एक औरत जो कि इन्फेक्टेड नहीं होती वो डर के भागने लग जाती है, जिससे कि डॉक्टर कैरल और बाकी लोगों को भी वहां से जाना पड़ता है। वो इन्फेक्टेड लोग अपने मुंह से ग्रीन लिक्विड निकालकर सभी को इन्फेक्टेड करते जा रहे थे, पर डॉक्टर कैरल कैसे भी मेट्रो में से बाहर निकल जाती है और अपनी जान बचाकर वहां से भागने लग जाती है। डॉक्टर कैरल तो अब शहर की सड़कों पर आकर ऐसे बिहेव करने लगी थी कि वो इन्फेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है। शहर में तो अब बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे। पुलिस वाले भी उन सारे लोगों को पकड़ने लगी थी जो नॉर्मल होते हैं, यानी कि जिनके चेहरे पर हंसी, खुशी या फिर दुख दिखाए जा रहे थे। डॉक्टर कैरल तो बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ते ही रहती है। उसे तो रास्ते में एक ऑफिसर भी मिला था जो इन्फेक्टेड होने का नाटक कर रहा था, और अब डॉक्टर कैरल सीधा डेकर के घर पर जाकर चुपके से टाइसन को ढूंढने लग जाती है। लेकिन टाइसन उसे कहीं भी नहीं मिला, इसीलिए अब कोई और रास्ता ना निकलने की वजह से डॉक्टर कैरल बेन के साथ उस वैज्ञानिक के पास चली गई थी। उस वैज्ञानिक ने तो अब वायरस के बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन जमा कर ली थी, जिसके बाद वो कैरल और बेन को वायरस के बारे में बताता है कि ये वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी तक काफी तेजी से फैल रहा था, और इसी वायरस की वजह से इन्फेक्टेड आदमी पूरी तरीके से इमोशनलेस हो जाता है। पर यह वायरस किसी भी आदमी या औरत पर सोने के बाद ही एक्टिवेट हो सकता था, यानी कि अगर जो भी सो गया समझो मर गया। वो वैज्ञानिक ये भी अंदाजा लगाता है कि शायद से हम सब में भी अभी भी वो वायरस मौजूद होगा, और अगर वायरस उनके बॉडी पर कंट्रोल ना कर पाए इसीलिए उन्हें सोना छोड़कर हमेशा जगे रहना पड़ेगा। वो वैज्ञानिक कहता है कि मैं इस वायरस का एंटीडोट बना सकता हूँ, लेकिन इसके लिए उसे शहर के बाहर मौजूद लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा। अब सारी चीजें प्लान के मुताबिक करने के बाद वो सब निकल पड़ते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। लेकिन रास्ते में कैरल देखती है कि एक पुलिस ऑफिसर उसी के एक पेशेंट को पकड़कर लेकर जा रहा है। डॉक्टर कैरल की पेशेंट लगातार यही कह रही थी कि वो तो कुछ ही घंटों के लिए सोई थी और वो एकदम से नॉर्मल है। अब यहाँ डॉक्टर कैरल काफी गहरी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि अगर उसकी पेशेंट सो चुकी थी तब तक उसके बॉडी में मौजूद वायरस ने पूरा कंट्रोल कर लिया होगा, पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता।
कैरल की पेशेंट एकदम नॉर्मल रहती है। अब यहाँ वो वैज्ञानिक एक लेडी के साथ अपने लेबोरेटरी की तरफ निकल पड़ता है। वहीं बेन और कैरल साथ में मिलकर टाइसन को ढूंढ रहे थे, लेकिन अभी भी कैरल के दिमाग में उसके पेशेंट के बारे में सारी चीजें घूम रही थीं। इसीलिए बेन की मदद लेकर वो अपने पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट चेक करती है, जिसमें ये पता चला कि कैरल के पेशेंट को चिकन पॉक्स हुआ था और शायद से चिकन पॉक्स की वजह से वो वायरस उसकी बॉडी पर हावी नहीं हो पाया। इन सारी बातों का कंफर्मेशन कैरल को तब मिलता है जब उसने ये अंदाजा लगाया कि उसकी बेटी टाइसन को भी कुछ टाइम पहले चिकन पॉक्स हुआ था। टाइसन अभी तक एकदम नॉर्मल है, इसका मतलब ये हुआ कि वायरस उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बेन को भी ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाती हैं, इसीलिए उसने अपने दोस्त वैज्ञानिक को ये सारी बातें बताई कि कैसे एक पेशेंट को चिकन पॉक्स था, लेकिन उसके बॉडी पर वायरस का कोई भी असर नहीं हो रहा था। वैज्ञानिक कहता है कि इस चीज का यूज करके हम एंटीडोट बना सकते हैं, पर इसके लिए उसे पेशेंट का थोड़ा सा खून लगेगा। तभी बेन ने कहा कि डॉक्टर कैरल का बेटा टाइसन भी अभी तक जिंदा है, इसीलिए अब उन्हें कैसे भी करके टाइसन को ढूंढना पड़ेगा। पर यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि चारों तरफ शहर में पुलिस फैल चुकी थी और पुलिस में मौजूद सारे ऑफिसर्स इन्फेक्टेड होते हैं। इसीलिए बेन ने कैरल के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, जिसमें कि वो एक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी लेकर बाकी सभी का ध्यान भटकाएगा और कैरल सही सलामत निकल पड़ेगी टाइसन को ढूंढने के लिए। वो दोनों तो सेम टू सेम अपने प्लान जैसा ही करते हैं। बेन निकल पड़ा था ध्यान भटकाने के लिए, वहीं डॉक्टर कैरल एक मेट्रो में पहुंच जाती है जहां के सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे। वो सब तो लगातार डॉक्टर कैरल को घूरते ही जा रहे थे। अब मेट्रो स्टेशन से उतरने के बाद डॉक्टर कैरल ये देखती है कि डेकर उसे पिक करने आया है। कैरल तो अब इन्फेक्टेड होने का नाटक कर रही थी, इसीलिए वो डेकर के साथ बिना घबराए उसके घर पर चली जाती है। डेकर की मॉम भी पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो चुकी थी, इसीलिए कैरल बड़ी सावधानी बरत रही थी अपने एक्सप्रेशंस को दिखाने के लिए। तभी अचानक डिनर करते टाइम कैरल को उसके बेटे टाइसन का कॉल आ जाता है, जो बता रहा था कि डेकर ने उसे दादी के घर पर बंद किया है। और अब टाइसन की लोकेशन पता चलने के बाद डॉक्टर कैरल जल्द से जल्द वहां पर पहुंच गई थी। वो तो अपने बेटे को इतने टाइम बाद देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन अब वो इस तरीके का खतरा वापस नहीं मोल लेना चाहती थी। इसीलिए कैरल टाइसन को लेकर वहां से भागने लग जाती है। पर अब डेकर और बहुत सारे लोग कैरल का पीछा करने लगे थे। कैरल टाइसन के साथ एक सुपरमार्केट में आकर छुप जाती है। दरवाजे की मदद से सारे इन्फेक्टेड लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कैरल अपने बेटे टाइसन के साथ एक कोने में छुपी हुई थी। कैरल बेन को कॉल करके उसे अपनी लोकेशन बताती है ताकि वो उसे जल्द से जल्द बचाने आ जाए। पर अब डॉक्टर कैरल को बहुत ही ज्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि वो पिछले 2 रातों से सोई ही नहीं थी। कैरल को पता था कि अगर वो सो गई तब वो वायरस उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर लेगा, इसीलिए वो जल्द से जल्द एक इंजेक्शन ढूंढती है, जिसे कि अब वो अपने बेटे टाइसन को बता रही थी कि अगर मैं सो गई तब कुछ भी हो जाए तुम्हें ये इंजेक्शन मेरे बॉडी में इंसर्ट कर देना है। कई घंटे बीतने के बाद टाइसन तो सो गया था, लेकिन कैरल अभी भी जगी होती है, इसीलिए अब वो सुपरमार्केट में जगे रहने की दवाई ढूंढने लगी थी। ये वही सीन होता है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। पर कोई भी गोली ना मिलने के कारण कैरल भी काफी थक कर सो जाती है। और अब तो कैरल के बॉडी में मौजूद वायरस ने तो कंट्रोल करना स्टार्ट भी कर दिया था। तभी उसका बेटा टाइसन अचानक से उठ जाता है और अपनी मॉम के कहे गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। टाइसन ने बिना टाइम वेस्ट किए अपनी मॉम की बॉडी में वो इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया था, जिससे कि कैरल होश में आकर उठ जाती है। कैरल तो बाल बाल बची थी मरने से, क्योंकि अगर वो थोड़ी और देर सोई रहती तब वायरस ने उसकी बॉडी पर कंट्रोल ही कर लिया होता। अब कुछ देर बाद बेन भी वहां पर आ जाता है। कैरल बेन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन उसे पता चलता है कि बेन भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है। इसीलिए कैरल ने खुद की और अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए बेन पर गन तान दी थी। बेन तो कैरल के साथ एक लॉजिकल बातें करता है। दरअसल वो बता रहा था कि ये वायरस एक तरीके से हम इंसानों की मदद ही कर रहा है, क्योंकि जब ये वायरस नहीं था तब हम इंसान एक दूसरे से काफी नफरत करते थे। एक कंट्री दूसरे कंट्री को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे पर हमले करते थे। चारों तरफ क्राइम और आतंकवाद चल ही रहा था, लेकिन जब से ये वायरस इंसानों की बॉडी में इंसर्ट हुआ है तब से हम इंसान इमोशनलेस हो गए हैं। हम ना ही दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं और ना ही बुरा, जिससे कि शहर का क्राइम रेट काफी ज्यादा कम हो चुका है। यानी कि एक तरीके से इस वायरस ने हमारी मदद ही की है। लेकिन डॉक्टर कैरल बेन की किसी भी बातों का भरोसा ही नहीं कर रही थी। बेन ने तो सुपरमार्केट का दरवाजा ओपन कर दिया था, जिससे कि सारे इन्फेक्टेड लोग अंदर आ चुके थे
और अब बारी थी कैरल की। लेकिन कैरल अपने बेटे टाइसन को बचाने के लिए उन सभी लोगों पर एक एक करके गन मारने लगती है और अब मौका देखकर वो टाइसन के साथ वहां से भागने लगी थी। तभी कार के अंदर कैरल को उस वैज्ञानिक का कॉल आ गया था जो उसे बता रहा होता है कि तुम्हें कैसे भी करके अपने बेटे टाइसन को लेबोरेटरी में लाना पड़ेगा और टाइसन के खून की वजह से ही वो एंटीडोट बना सकता है। इसीलिए अब डॉक्टर कैरल वैज्ञानिक को अपनी लोकेशन के बारे में बताती है, जिसे फॉलो करते हुए वो वैज्ञानिक एक रेस्क्यू टीम के साथ हेलीकॉप्टर में आ गया था। कैरल तो टाइसन को कैसे भी बचाते हुए बिल्डिंग के एकदम टॉप पर जाने लगी थी। इन्फेक्टेड लोगों की एक पूरी सेना कैरल के पीछे पड़ी थी, लेकिन फिर भी अपने इकलौते बेटे को बचाने के लिए वो जल्द से जल्द बिल्डिंग के टॉप पर चली जाती है। और अब रेस्क्यू टीम ने हेलीकॉप्टर की मदद से कैरल और टाइसन को रेस्क्यू कर लिया था, जिससे कि वो दोनों मरने से बाल बाल बच जाते हैं। उस वैज्ञानिक ने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर टाइसन का खून यूज करते हुए उस वायरस के लिए एंटीडोट बना लिया था। उनकी ऑर्गेनाइजेशन तो धीरे धीरे करके शहर में ये एंटीडोट सप्लाई भी करने लग गई थी, जिससे कि बहुत ही कम टाइम में उस वायरस का असर काफी ज्यादा कम हो जाता है। और अब देखते ही देखते जो लोग वायरस से इन्फेक्टेड थे वो सभी पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर रियलिटी में ऐसा खतरनाक वायरस हमारी पृथ्वी पर फैल जाए तब आप क्या करोगे ये कमेंट सेक्शन में लिख देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में। बाय बाय।